नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के हमारे इस कोर्स में। पिछले वीडियो में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किया था और यहाँ पे हमने थोड़ा सा कस्टमाइज किया था अपनी आईडीई को। हमने आईडीई फॉन्ट को 16 सेलेक्ट किया था और यहाँ पे हमने डार्कुला थीम को सेलेक्ट किया था। इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रोजेक्ट्स पे आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट के इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नया विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ ऊपर न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है और जहाँ पे हमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी एक एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर हमें इस तरह का बटन चाहिए अपनी ऐप में और इस तरह का 3 डॉट वाला मेन्यू चाहिए तो हम इस बेसिक एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमें कोडिंग करनी थी इस बटन को क्रिएट करने के लिए और इस 3 डॉट वाले मेन्यू को क्रिएट करने के लिए, वो कोडिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी, वो हमें इस बेसिक एक्टिविटी की मदद से मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हमें अपनी ऐप में बॉटम में नेविगेशन चाहिए, जिस तरह का बॉटम में नेविगेशन हमें इंस्टाग्राम के ऐप में देखने को मिलता है, तो हम इस बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। हम इनका यूज़ करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। आप इस टैब्ड एक्टिविटी से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे क्योंकि इसी तरह की एक्टिविटी का यूज़ व्हाट्सएप के ऐप के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप एंड्रॉयड वॉचेस के लिए कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। एंड्रॉयड टीवी के लिए अगर आपने ऐप बनाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे एक्टिविटी आपको मिल जाएगी। ऑटोमोटिव डिवाइसेस के लिए भी आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। फ़िलहाल हम फ़ोन के लिए ऐप बनाएंगे तो हम यहाँ पे फ़ोन और टैबलेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इस एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। हम एम्प्टी एक्टिविटी को इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम अपने ऐप को लर्निंग पर्पज़ से बना रहे हैं, तो हम सब कुछ बेसिक्स से सीखेंगे, तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नया इंटरफेस ओपन हो चुका है, ये नया विंडो आ गया है हमारे सामने, जहाँ पे सबसे पहले ऊपर हमें अपनी ऐप का नाम देना है। तो मैं इसे माई ऑन ऐप का नाम दे दूँगा। उसके बाद जहाँ पे हमें पैकेज नेम देखने को मिल रहा है, ये जो हमें अपनी ऐप के नीचे आइकन के नीचे ऐप के आइकन के नीचे जो नाम दिखाई देता है, ये वो नाम है। उसके बाद पैकेज नेम हमें यहाँ पे देना है। पैकेज नेम में एक आइडेंटिटी है हमारे ऐप की। जब हम प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे अपने ऐप को तो उस समय ये पैकेज नेम ही कंसिडर होगा। जहाँ पे हमने और लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, तो जहाँ से हम लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज को हमें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, जावा और कॉटलिन। तो हम पूरे कोर्स के दौरान कॉटलिन में ही हमारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, कॉटलिन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे हमारे ऐप्स को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर भी कॉटलिन को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमने मिनिमम API सेलेक्ट करना है, तो जो भी हम यहाँ पे API सेलेक्ट करेंगे उस पर और उसके ऊपर वाले वर्जन्स में तो हमारा ऐप रन होगा, लेकिन उसके नीचे जितने भी वर्जन्स होंगे, जितने भी API होंगे, उन पर हमारा ऐप रन नहीं होगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे API 18 को सेलेक्ट करूँगा तो API 17, API 16 या API 15 उन पर हमारा ऐप जो है वो रन नहीं होगा। तो मैं API 18 को सेलेक्ट करूँगा तो 99.5% डिवाइसेस में हमारा ऐप रन होगा, लेकिन बाकी जो 0.5% डिवाइसेस हैं उन पर हमारा ऐप रन नहीं होगा। उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग चल रही है। हमने जो ऐप बनाई है वो यहाँ पे बिल्ड हो रही है और चीज़ें लोड हो रही हैं। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। ऊपर यहाँ पे हमें ये मेन्यू बार देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये हमें नेविगेशन बार देखने को मिल रही है। तो जिस भी फाइल पर हम करंटली हैं उसकी पूरी हायरार्की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जैसे फ़िलहाल हम इस मेन एक्टिविटी डॉट के फाइल पर हैं, तो ये फ़ाइल माई ऑन ऐप फोल्डर के अंदर है। माई ऑन ऐप
फोल्डर जो है वो एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर है, एग्जाम्पल फोल्डर कॉम फोल्डर के अंदर है। तो इस तरह से जो पूरी की पूरी यहाँ पे हायरार्की बनी हुई है। इसी तरह से अगर हम किसी और फाइल पे होंगे यहाँ पे, तो ये जो है पूरी हायरार्की जो वो चेंज हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पे अभी भी प्रोसेसिंग चल रही है। अब यहाँ पे ऊपर हमें ये काफ़ी सारे टूल्स देखने को मिल रहे हैं। ये सभी टूल्स इन मेन्यूज़ में भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन इन टूल्स का ज़्यादा यूज़ होगा जब हम यहाँ पे अपने ऐप्स को बनाएंगे। तो हमारी सुविधा के लिए ये टूल्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं ताकि हम जहाँ से इनको ईज़िली यूज़ कर पाएँ। जहाँ पे सबसे पहले हमें ये मेक प्रोजेक्ट नाम का टूल मिलता है। इसको .apk फाइल बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो .apk फाइल जो है बिल्ड हो जाएगी। ये रन वाला जो टूल है इसका इस्तेमाल भी .apk फाइल को बिल्ड करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये .apk फाइल को बिल्ड करने के साथ साथ उसको हमारे वर्चुअल या फिजिकल डिवाइस में इंस्टॉल भी कर देगा, जो कि हमें जहाँ पर जो सिलेक्ट कर रखी होगी हमने। उसके अलावा यहाँ पे हमें ये ड्रॉप डाउन मिलता है। यहाँ से हम अपने उस डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे जिस पर हम अपने ऐप को रन करवाना चाहते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वो फिजिकल डिवाइस भी हो सकती है या वर्चुअल डिवाइस हो सकती है। यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं और उनमें से किसी एक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन की मदद से। उसके बाद ये अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट एक्टिविटी का बटन मिलता है। अब मान लीजिए हमने अपने ऐप में 5 स्क्रीन बना रखी हैं और करंटली हमने 5 नंबर स्क्रीन पर कोई चेंज किया है, तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें उस 5 नंबर स्क्रीन वाली स्क्रीन पर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे जो भी हमने वहाँ पे किए होंगे। हमें पूरी ऐप को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये अप्लाई कोड चेंजेस वाला बटन मिलता है। जो भी हमने चेंजेस किए होंगे अपनी ऐप में वो हमें उस समय इंस्टेंटली उसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोबारा से जब हम अपने ऐप को रन करेंगे तो हमें वो देखने को मिलेंगे उसमें जो भी हमने चेंजेस किए होंगे। उसके बाद अगले ये जो बटन आते हैं ये सभी डीबगिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनको हम आने वाले वीडियोज़ में यूज़ करेंगे। उसके बाद ये सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल का टूल मिलता है। तो जो भी हम चेंजेस करते हैं ग्रेडल फाइल में तो उसको सिंक करवाना होता है, तो वो हम इस टूल की मदद से उसमें चेंजेस करने के बाद यहाँ से उसको सिंक करवा सकते हैं। उसके बाद ये डिवाइस मैनेजर का जो बटन है इसकी मदद से हम अपने फिजिकल और वर्चुअल डिवाइस को मैनेज करेंगे। उसके बाद ये SDK मैनेजर SDK एक टूल किट है जो कि हमें टूल प्रोवाइड करता है और हमारी मदद करता है हमारे ऐप्स को बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमें ये लेफ़्ट हैंड साइड जो नीचे और इस राइट हैंड साइड में ये जो देखने को मिल रहा है ये टूल विंडो बार है। तो हमें यहाँ इसकी मदद से हम किसी भी विंडो को हाइड या शो करवा सकते हैं। जैसे हमें इस प्रोजेक्ट की विंडो को शो या हाइड करवाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से शो या हाइड करवा सकते हैं इसको। उसी तरह से किसी और विंडो को भी यहाँ पे शो या हाइड करवा के देख लेते हैं हम। जैसे ये टू डू विंडो पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस बटन पर तो ये टू डू विंडो हमें शो हो गई है। अब दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये विंडो हाइड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें ये एडिटर विंडो मिलती है। जितनी भी हम कोडिंग करेंगे वो सभी हम इस एडिटर विंडो के अंदर करेंगे। और जो भी हमें XML यहाँ पे XML के फाइल्स भी हैं और ये .kt की फाइल भी है यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एडिटर विंडो के अंदर जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, एडिटर पे जाएंगे, फ़ॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ 13 है तो इसे हम 16 कर लेंगे। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ काफ़ी छोटा था यहाँ पे वो अब इंक्रीज हो चुका है। इसके बाद अब हम इस प्रोजेक्ट विंडो के बारे में समझ लेते हैं। जितनी भी फाइल्स होती हैं हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वो सभी हमें इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर शो होती हैं।
मेनली हमें यहाँ पे दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक है ऐप नाम का फोल्डर और दूसरा जो ग्रेडल स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर। ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में हम ज़रूरत पड़ने पर ही चेंजेस करेंगे। इसकी ज़रूरत .apk फाइल्स को बिल्ड करने के लिए पड़ती है। फ़िलहाल हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन कंटेंट है वो इस ऐप नाम के फोल्डर के अंदर है। जितना भी हमें जो काम करना है वो मेनली हमें इसी में करना है। इसके अंदर हमें 3 फोल्डर मिलते हैं। सबसे पहले ये मैनिफेस्टस नाम का फोल्डर है। इसके अंदर हमें एंड्रॉयड manifestus.xml नाम की फाइल मिलती है। जितनी भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन सब की इंफॉर्मेशन इस फाइल में होनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन इस फाइल में नहीं होगी तो रन टाइम पे जब आपके ऐप को किसी भी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके ऐप को वो एक्सेस नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड के द्वारा जब भी कोई ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती है तो सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट में आती है वो जो एंड्रॉयड मैनिफेस्टस फाइल ही होती है। इसी फाइल के अकॉर्डिंग ही आपकी ऐप को रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। अगर आप जहाँ पे वो चीज़ें मेंशन नहीं करते हैं तो जो रन टाइम पे आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके ऐप में कितनी एक्टिविटीज़ या स्क्रीन्स हैं। वैसे ये सब कुछ आपको मैनुअली नहीं करना होता है, एंड्रॉयड इनको ऑटोमेटिकली मैनेज करके रखता है, लेकिन कुछ मौक़ों पर आपको वो चीज़ें डालनी पड़ती हैं। यहाँ पे जैसे आपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट से किसी XML फाइल है और उसके साथ कॉटलिन फाइल को आपने इस प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट किया है, तो अगर आप भले ही आपने वहाँ पे जहाँ पे लिंकिंग भी करवा रखी है उनके आपस में, लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके अलावा हमने जो पैकेज नेम दिया था हमने यहाँ पे, तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आइकन और राउंड आइकन भी हमें यहाँ पे शो हो रखा है, यहाँ पे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे आइकन और राउंड आइकन इसलिए दिया गया है, मान लीजिए कोई यूज़र कस्टम लॉन्चर यूज़ कर रहा है अपने फ़ोन में और उसका जो वो कस्टम लॉन्चर है उस यूज़र की ऐप्स के आइकन्स को राउंड कर दे रहा है, और अगर आपके ऐप में इस तरह का यहाँ पे ये राउंड आइकन नहीं दे रखा होगा तो उसके फ़ोन में वो आपका ऐप का आइकन जो है वो सही दिखाई नहीं देगा। जहाँ पे हमने जो हमारी ऐप को नाम दिया था वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे थीम को भी मेंशन किया गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर आपको रन टाइम पे आपके ऐप को इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत है, गैलरी को सर्च करने की ज़रूरत है, या फिर कॉन्टैक्ट को सर्च करने की ज़रूरत है, तो इस तरह की परमिशंस भी हमें यहाँ पे इसी फाइल में ही देनी होती हैं। उसके बाद हम इस जावा फोल्डर पे आ जाते हैं। इसके अंदर हमें मेनली 3 फोल्डर देखने को मिलते हैं। जो नीचे वाले यहाँ पे जो 2 फोल्डर देखने को मिल रहे हैं इस पे हमें इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले इस फोल्डर के अंदर जितनी भी हमारी जावा या कॉटलिन की जो फाइल्स होंगी वो सभी हमें यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा जितनी भी हेल्पिंग क्लासेस होंगी वो भी हमें यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद हम इस रिसोर्स वाले फोल्डर पे आ जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये ड्रॉएबल का फोल्डर मिलता है। जितनी भी हम इमेजेस यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं वो सभी इमेजेस हमें इस फोल्डर के अंदर रखनी है। मेनली यहाँ पे हम 3 तरह की इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। PNG इमेजेस हम यूज़ कर सकते हैं अगर आप को बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई ऐसी इमेज यूज़ करनी है जिसपे आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप PNG इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप JPG इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और SVG इमेजेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। SVG इमेजेस आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा जो तरीका है वो अलग है, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसके अलावा आप कोडिंग के ज़रिए भी इमेजेस को यहाँ पे डाल सकते हैं। XML के द्वारा जो आप इमेजेस बनाएंगे वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो फोल्डर है लेआउट का फोल्डर हमें मिल जाता है। तो जितनी भी हम स्क्रीन्स बनाएंगे अपनी ऐप के अंदर उन सब की XML फाइल्स भी बनेंगी, तो वो सब हमें इस लेआउट फोल्डर के अंदर मिलेंगी। उसके बाद आ जाता है ये मैप का फोल्डर। अब मान लीजिए हमने कोई फिक्स साइज़ की इमेज दी है अपने ऐप के अंदर, वो छोटी स्क्रीन पर तो सही दिखाई देगी,
लेकिन जब हम उसको किसी बड़ी स्क्रीन वाले डिवाइस में देखेंगे तो हो सकता है वो इमेज फट जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे मिप मैप टेक्निक का यूज़ किया गया है, जहाँ पे एक ही इमेज को अलग अलग साइजेस में दिया गया है और वो स्क्रीन के हिसाब साइज के हिसाब से ही वहाँ पे हमें शो होगी। उसके बाद ये मिप मैप का वैल्यूज़ का फोल्डर आ जाता है। इसके अंदर जो पहली फ़ाइल मिलती है वो हमें मिलती है colors.xml नाम की फ़ाइल। इसके अंदर अब मान लीजिए हमें अपनी ऐप के अंदर एक ही कलर को 20 जगह पर यूज़ किया है और बाद में हमें वो कलर पसंद नहीं आता है, तो हमें उन 20 जगह पर उस कलर को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे उसको डिफ़ाइन कर देंगे और उन 20 जगह पर हम उस कलर को कॉल करेंगे तो हम यहाँ से जहाँ पर चेंज करेंगे हमें वो उन 20 जगह पर उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में कलर कोड दिया गया है, तो आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में कलर कोड को दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है strings.xml फ़ाइल, तो इसका यूज़ भी colors.xml की तरह ही किया जाता है। अगर आपको किसी टेक्स्ट की ज़रूरत मल्टीपल जगह पर है तो आप जहाँ से उसको जहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे और उन जगह पर कॉल करेंगे, तो अगर आप को चेंज करना पड़ेगा फ्यूचर में उस टेक्स्ट को, तो आप जहाँ पे चेंज करेंगे तो बाकी जगह पर वो खुद ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ये थीम्स का फोल्डर। तो जो भी हमें डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन दिखाई देता है हमारे ऐप का, वो उस थीम की वजह से दिखाई देता है। आने वाले वीडियोस में हम इसमें भी कस्टमाइज़ करेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो ये था हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के कंपोनेंट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू। आने वाले वीडियोस में हम इनको डिटेल्स में देखेंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।